बोर्ड्स की तैयारी करने वाले बच्चों के द्वारा किया जाने वाला जो सबसे कॉमन मिस्टेक है वो एनसीईआरटी को थ्रूली नहीं पढ़ते हैं। और इसका इम्पोर्टेंस वो तब समझ में आता है उनको जब वो बोर्ड्स का एग्ज़ाम देकर आते हैं, और तब उन्हें एहसास होता है कि काश वो जो है एनसीईआरटी को थ्रूली पढ़ लिए होते तो आज उनका एग्जामिनेशन और बेहतर जाता। तो एनसीईआरटी एक ऐसा बुक है जिस पर हमारा सारा जो है इंडिया में ऑर्गेनाइज होने वाला कंपटीशन है उसका सिलेबस डिसाइड होता है। साथ ही साथ जो हमारे आंसर्स एनसीईआरटी में होते हैं उन्हीं को सबसे ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है, वही हमारा करेक्ट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी एग्जामिनेशन में ऐसा आंसर आता है जो एनसीईआरटी में कुछ और है और दूसरे रेफरेंस बुक में कुछ और है, तो हमारा जो वैलिड आंसर होगा वो हमारा एनसीईआरटी का होगा। तो इसलिए भी आपको ये बुक पढ़ना थ्रूली ज़रूरी है। पर इस बुक को कोई भी टीचर जनरली ना पढ़ाता है, ना बच्चे इसे पढ़ने में इंटरेस्ट लेते हैं। आज हम जो है एनसीईआरटी सॉल्यूशन चैप्टर क्लास 12th का केमिस्ट्री का चैप्टर है उसको हम लोग करेंगे। इसमें मैं आपको जो है मेन हाइलाइट्स बताऊंगा कि आपको किन किन बातों पे ध्यान रखना है और एक्चुअली में इसे पढ़ना कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो सॉल्यूशन चैप्टर है शुरुआत में आपको कुछ इस तरह दिखता है। तो हम लोग जब इसको नीचे देखते हैं तो हमारा जो है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हाइलाइट्स में। आप देख सकते हो कि 1 पार्ट पर मिलियन ऑफ फ्लोराइड आयन इन वाटर प्रिवेंट्स टू डिके। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन तैयार हो जाता है कि 1 पार्ट जो है पर मिलियन पीपीएम के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। और इस पर जो क्वेश्चन बनता है वो कुछ इस तरह का कि विच ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ फ्लोराइड इज हार्मफुल फॉर द टीथ। तो इस तरह एक पार्ट जो है अगर हमारा फ्लोराइड आयन होगा कोई भी हमारे टूथपेस्ट में तो वो प्रिवेंट करेगा, बट जैसे ही वो 1.5 ppm होगा तो यहाँ पर हमारा एक डेटा मिल गया 1.5 ppm जो हमारा परसेंटेज है वो काउज करेगा टू डिके टू बिकम मॉटल्ड एंड हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयन कैन बी पॉइजनस। तो अगर हमारा उससे ज़्यादा हुआ तो वो तो पॉइजनस भी हो जाएगा। तो इसलिए आपको जो है कोई भी सामान खरीदते समय उसमें फ्लोराइड का कंटेंट देख लेना बहुत ज़रूरी है, खासकर टूथपेस्ट, क्योंकि हमारे टूथपेस्ट में ये जो है मिलता है। अब यहाँ पर आया कि मॉटल्ड क्या होता है। मॉटल्ड हमारा कुछ इस तरह का टूथ डिके है। पीपीएम हमारा कॉन्सेंट्रेशन का मेथड है। इसके बाद हमारा इंट्रावेनस इंजेक्शन आर ऑलवेज डिजॉल्व्ड इन वाटर कंटेनिंग सॉल्ट एट पार्टिकुलर आयनिक कॉन्सेंट्रेशन जो कि होता है 0.91%। तो इसी पर हमारे जो स्लाइंस वगैरह चढ़ाए जाते हैं, जैसे हम लोग अक्सर कहते हैं ग्लूकोज पानी चढ़वाते हैं हम लोग, तो वेंस में जो हमारा चढ़ाया जाता है वो हमेशा 0.91% जो है कॉन्सेंट्रेशन का होता है और उसी कॉन्सेंट्रेशन पे चढ़ाया जाता है, वो हम लोग आगे देखेंगे। तो ये पार्ट हमारा इसका इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हमारा आता है सॉल्यूशन का डेफिनेशन है, वो इम्पॉर्टेंट है, इसे हाईलाइट कर लेंगे, हम लोग देख लेंगे। सॉल्वेंट किसे कहते हैं, तो लार्जेस्ट क्वांटिटी को हम लोग जो है सॉल्वेंट कहते हैं। सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट होता है, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जो होता है वो ज़्यादा होता है। उसके बाद हमारा आता है बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट बाइनरी सॉल्यूशन पे होगा। तो सबसे ज़रूरी है बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है कि बाइनरी सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें सिर्फ 2 ही कंपोनेंट होते हैं, एक तरह का सॉल्यूट और एक तरह का सॉल्वेंट। उसके बाद हमारा जो है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ये आपके लिए पढ़ लेना काफ़ी ज़रूरी है कि हमारे कितने टाइप्स के सॉल्यूशन हो गए। तो टोटल अगर पूछा जाए तो 9 टाइप्स के सॉल्यूशन होंगे। गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड सॉलिड सॉल्यूशन, ये आप याद करके एग्जांपल्स के साथ अच्छे से समझ लोगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर 1 नंबर का क्वेश्चन तैयार होता है। नेक्स्ट हमारा आता है एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ये हमारा इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। जिसमें हमारा सबसे पहला है मास परसेंटेज W/W। हम लोग इस कॉन्सेंट्रेशन मेथड का यूज़ अपने डे टू डे लाइफ में भी करते हैं। तो W/W का क्या मीनिंग है वो समझने के लिए हम लोग जो है एक एग्जाम्पल देखते हैं। 10% ग्लूकोज इन वाटर का मतलब क्या हुआ कि 10 ग्राम ग्लूकोज इन 90 ग्राम वाटर रिजल्टिंग इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो इस एग्जाम्पल को याद रखकर हम समझ सकते हैं कि हमारा W/W का मतलब क्या था। W/W का मतलब होता है कितना ग्राम सॉल्यूट कितने ग्राम सॉल्यूशन में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में डिजॉल्व्ड है।
नेक्स्ट हमारा मेथड है V बाई वी, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो हमारा एक मेथड हो गया मास बाय मास, दूसरा मेथड हो गया वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ये हमारे जो कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स हैं, ये हमारे डे टू डे लाइफ में यूज होने वाले टर्म्स हैं। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। आज के समय में हमारा हैंड सैनिटाइजर एक कॉमन यूज का आर्टिकल बन गया है। अगर आप उसके कंपोजिशन में देखो तो उसमें लिखा होता है जनरली आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल यहाँ लिखा हुआ है डीनेचर्ड। आप इसी चैप्टर में जो है डीनेचर्ड के बारे में जाने, जो आप अल्कोहल चैप्टर पढ़ोगे, जो हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर है, उसमें अल्कोहल के बारे में जानोगे कि डीनेचर्ड अल्कोहल क्या होता है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 95% V बाई वी या 70% W बाई डब्ल्यू। तो ये कॉन्सेंट्रेशन आपको बता रहा है 70% W बाई डब्ल्यू का मतलब हो गया कि इस सॉल्यूशन में 70 ग्राम इथाइल अल्कोहल है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। अगर वही वॉल्यूम पे बात करें तो 95 ml हमारा इथाइल अल्कोहल है इन 100 ml सॉल्यूशन, इसका मीनिंग हो गया। तो ये हमारा जो टर्म है अपने डे टू डे लाइफ में हमारे कंपोजिशन को समझने में काफ़ी हेल्प करता है। एक और एग्जांपल देखते हैं। हम लोग एसिटिक एसिड अगर हम लोग लेने जाते हैं मेडिसिन शॉप पे, तो वहाँ पे जैसा दिया हुआ है 3% V बाई वी, यानी कि इससे आप समझ गए कि 3 ml एसिटिक एसिड है 100 ml के पूरे बॉटल में। शायद ही कोई होगा जो पैरासीटामोल नहीं जानता होगा। तो पैरासीटामोल हमारा यहाँ दिया है 1.0% W बाई वी। इसका मतलब हुआ कि 1 ग्राम जो है पैरासीटामोल है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो ये भी हमारा कॉन्सेंट्रेशन का मेथड हुआ। तो इस तरह हमारा जो है मास W बाई डब्ल्यू कंप्लीट हो गया, V बाई वी ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारा आता है, इसमें एग्जांपल्स जो दिया है, जैसे 10% इथेनॉल सॉल्यूशन इन वाटर मीन्स 10 ml इथेनॉल डिजॉल्व इन वाटर सच दैट द टोटल वॉल्यूम इज 100 ml। तो मैंने अभी इसे एक्सप्लेन कर दिया। तो ये सब सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। एक इसमें एग्जांपल है 35% V बाई वी सॉल्यूशन इथाइलिन ग्लाइकॉल का। तो ये एक एग्जांपल है। ये एग्जांपल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आता है कि एंटी फ्रीजिंग मिक्सचर हमारा जो है क्या होता है। तो एंटी फ्रीजिंग मिक्सचर हो गया 35% इथाइलिन ग्लाइकोल। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में भी और बोर्ड्स में भी ये इंपॉर्टेंट हो गया। मास बाय वॉल्यूम का हमारा कुछ खास इसमें एग्जांपल वगैरह तो नहीं दिया है, बट मैंने अभी दिखाया आपको W बाई वी का एग्जांपल पैरासीटामोल वाला। पार्ट्स पर मिलियन हमने अभी सबसे शुरू में देखा कि 1 ppm अगर हमारा है फ्लोराइड तो वो प्रिवेंट करेगा, 1.5 ppm है तो वो हमारा तुरंत डिके में होगा, और उससे ज़्यादा हुआ तो पॉइजनस हो जाएगा। साथ ही साथ ये हमारा एयर क्वालिटी को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। तो ये भी यूनिट हमारे डे टू डे लाइफ में यूज़ होने वाला है। यहाँ पर दिया हुआ है आपका concentration of pollutant in water or atmosphere is often expressed in terms of this ppm। तो ये अभी मैंने बताया आपको। नेक्स्ट हमारा मोल फ्रैक्शन है। मोल फ्रैक्शन जो है हमारे आगे के कॉन्सेप्ट्स में काफ़ी यूज़ होने वाला टर्म है, तो इसे अच्छे से समझ लेना, और इसका ये जो इम्पॉर्टेंट फार्मूला है वो भी आप अच्छे से याद कर लेना। इसमें हमारा क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट बाय टोटल कंपोनेंट का मोल्स। इसमें हमारा जो मोल फ्रैक्शन का सम का एक फार्मूला दिया हुआ है 2.7, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कहता है कि हमारे किसी सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट्स होंगे उसके अगर मोल फ्रैक्शन का सम करेंगे तो वो 1 आएगा। हमारा पूरा जो है चैप्टर बाइनरी सॉल्यूशन पे है, इसलिए XA प्लस XB इज इक्वल टू 1 यूज़ होगा। बट हमारा जो है कोई भी सॉल्यूशन उसमें 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट हो सकते हैं, तो इसलिए x1 x2 x3 x4 इस तरह करके xi इज इक्वल टू 1 हमारा ये इक्वेशन दिया हुआ है। ये हमारा कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन का एक जो है एग्जाम्पल में यूज़ होता है। इसके बाद हमारा जो है मोलैरिटी,
ये तो कॉम्पिटिटिव टॉपिक है बिल्कुल, इसको जानना तो बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि हमारा जो है मोलैरिटी पे बहुत सारा क्वेश्चन आता है। मोलैरिटी दे देता है, मोलैलिटी कैलकुलेट करना है, मोलैलिटी दे देता है, मोलैरिटी कैलकुलेट करना है। साथ ही साथ हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर का जो कॉन्सेंट्रेशन का मेथड है वो इस पर बेस्ड है, उसमें कॉन्सेंट्रेशन के लिए मोलैरिटी का यूज़ होता है। साथ ही साथ हमारा जो है बहुत जगहों पर क्वेश्चन मोल पर लीटर जो दिया होता है वही है मोलैरिटी। मोलैरिटी पर एक क्वेश्चन आता है कि मोलैलिटी इज़ मोर स्टैंडर्ड देन मोलैरिटी, तो मोलैलिटी टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता है, मोलैरिटी चेंज होता है। हमारा जितना भी कॉन्सेंट्रेशन का मेथड है वो सारा जो है टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, बट एक दो को छोड़कर जो कि मास पर, नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंडेंट है, जैसे मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, W/W। तो ये सारे जो है हमारा चेंज नहीं होता है विद टेम्परेचर। इसमें हमारा जो है फॉर्मूला के साथ साथ SI यूनिट, सिंबल याद रखना ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। इसके बाद आता है मोलैलिटी, तो इसके बारे में भी हम लोग देखा। मोलैलिटी हमारा जो है नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ये एक ऐसा है जो सॉल्वेंट पर है, बाकी सारे कॉन्सेंट्रेशन के मेथड सॉल्यूशन पे है। इसका यूनिट हो गया मोल पर केजी, स्मॉल m से भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये याद रखना ज़रूरी है। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया है 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ KCl अगर है तो इसका मतलब 1 मोल KCl इज डिजॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ वाटर। 1 मोल KCl का मतलब हो गया 74.5 ग्राम। कुछ जो है न्यूमेरिकल्स है, इंटेक्स क्वेश्चन, जो हम लोग इसको करने के बाद नेक्स्ट हमारा इंटेक्स होगा, उसके बाद हमारा बुक का सॉल्यूशन, उसके बाद हम लोग जो है करेंगे प्रीवियस ईयर्स कॉम्पिटिटिव जेई और नीट के क्वेश्चंस। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का हमारा शुरुआत में डेफिनेशन हो गया कि जो सॉल्यूट का मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व्ड होगा उसको हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। ये किस पर डिपेंड करता है, तो नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है कि सॉल्युबल होगा नहीं होगा। ये फैक्टर हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है उसके बारे में, तो इसको भी अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, इसमें हमारा लाइक डिसॉल्व लाइक का एक केस है कि इट इज़ ऑब्जर्व दैट पोलर सॉलिड डिसॉल्व इन पोलर एंड नॉन पोलर डिसॉल्व इन नॉन पोलर, क्योंकि हमारा इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन जो होता है वो सिमिलर होता है। इसके बाद ये पूरा पैराग्राफ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जो ये डिसॉल्यूशन के बारे में बता रहा है और क्रिस्टलाइजेशन के बारे में बता रहा है। तो डिसॉल्यूशन में हमारा डिसॉल्व होता है, क्रिस्टलाइजेशन में हमारा सॉल्यूट क्रिस्टल आउट होता है। तो ये चीज़ हमको ध्यान में रखना है। ये पूरा पैराग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो इक्विलिब्रियम के बारे में बात कर रहा है। नेक्स्ट हमारा जो है वो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जो ये कहता है कि नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड। तो एक सॉल्यूशन जिसमें और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकते उसको सैचुरेटेड कहते हैं, और जिसमें और डिसॉल्व कर सकते हैं वो अनसैचुरेटेड कहते हैं। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, उसी के बारे में यहाँ पर सेम टेम्परेचर वर्ड यूज़ किया है। ये पैराग्राफ भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ये पूरा पैराग्राफ जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस पर हमारा जो है क्वेश्चन आता है। साथ ही साथ अगर ये पढ़ने के बाद अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मैंने इस पर सॉल्युबिलिटी का जो क्लास दिया है आप उसे देख लेना, ये पूरा पैराग्राफ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इस पैराग्राफ में ये कह रहा है कि अगर हमारा इंडोथर्मिक होगा कोई भी डिसॉल्यूशन, यानी कि डेल्टा जो है सॉल्यूशन H वो हमारा 0 से बड़ा हुआ तो हमारा जो है टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। वहीं इंथैल्पी ऑफ डिसॉल्यूशन जो है, अगर मेरा यहाँ पर हमारा एरर है, एक्सोथर्मिक के लिए निगेटिव होता है, तो अगर हमारा एक्सोथर्मिक है डिसॉल्यूशन तो हमारा टेम्परेचर बढ़ाने पर वो क्या होगा, घटेगा, सॉल्युबिलिटी हमारा घट जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रेशर पर है, इसका कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं है। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ये याद रखना है, प्रेशर का कोई असर नहीं होता है सॉलिड इन लिक्विड।
सॉलिड लिक्विड में डिज़ोल्व हो रहा है तो उस पर प्रेशर का कोई असर नहीं पड़ेगा। अब हमारा गैस के बारे में है कि गैस पे क्या आएगा, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो है इंक्रीज करता है प्रेशर के हिसाब से, और इस पर हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो है हेनरीज लॉ। तो हेनरीज लॉ हमारा जो है वो एक एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है। इसमें उन्होंने क्या किया है, यहाँ पर गैस हो गया, यहाँ पे सॉल्यूशन हो गया, उस पर कुछ प्रेशर लगाया तो गैस धीरे धीरे डिज़ोल्व होना शुरू हो रहा है। जैसे ही उन्होंने प्रेशर और बढ़ाया, प्रेशर लगाने के लिए उन्होंने क्या यूज़ किया है, वेट यूज़ किया है, तो वेट और रखा तो प्रेशर जैसे ही बढ़ाया सॉल्युबिलिटी वो बढ़ गया। इस सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर ही हमारे आज के कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो हैं बनाए जाते हैं। इसमें हमारा हेनरीज लॉ का ये जो टर्म है वो इम्पॉर्टेंट है, जो कहता है द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। उसी के साथ साथ हमारा जो है एक और डेफिनेशन ये भी है, ये हमारा स्टेटमेंट सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन। जो गैस का पार्शियल प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमारा ये फॉर्मूला मिल गया, ये फॉर्मूला ही है हेनरीज लॉ, P प्रोपोर्शनल X। अगर हेनरी लॉ में कोई भी डाउट है तो हेनरी लॉ का मेरा क्लास अटेंड कर लो, उसमें भी सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। हेनरीज लॉ के लिए हमारा यहाँ पर हेनरी कांस्टेंट आता है, जो कि हमारा क्या है, एक ऐसा कांस्टेंट है जिसे हम कहते हैं फंक्शन ऑफ द नेचर ऑफ गैस। मतलब हेनरी लॉ टेम्परेचर के हिसाब से किसी पार्टिकुलर गैस के लिए बदलता है, वो हमेशा फिक्स नहीं रहता है। यानी कि हेनरीज लॉ इज़ अ टाइप ऑफ वेरिएबल कांस्टेंट, मतलब कि वो कांस्टेंट होता है किसी खास टेम्परेचर के, किसी खास गैस के, किसी खास सॉल्वेंट में। तो डिफरेंट गैस हैव डिफरेंट KH वैल्यू एट सेम टेम्परेचर। अलग अलग गैस का KH वैल्यू अलग अलग होता है एक ही टेम्परेचर पे, और एक ही गैस का अलग अलग KH होता है अलग अलग टेम्परेचर पे। तो इसलिए दिस सजेस्ट दैट KH इज अ फंक्शन ऑफ द नेचर ऑफ द गैस। तो क्वेश्चन आता है व्हाई KH इज फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस, बिकॉज इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैस एट सेम टेम्परेचर। नेक्स्ट हमारा KH जो है, हाइयर द वैल्यू ऑफ KH at the given pressure the lower is the solubility of the gas in the liquid। लिक्विड में solubility उतना ही कम होगा। अब यहाँ पर हमारा जो है एक क्वेश्चन तैयार होता है, it is due to this reason that aquatic species are more comfortable in cold water rather than in warm water। तो cold water में aquatic animals क्यों comfortable हैं than warm water? तो ऐसा इसलिए, इस पे क्वेश्चन आ जाता है वाई लगाकर, तो ऐसा इसलिए बिकॉज इन कोल्ड वाटर द सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि एक्वेटिक एनिमल्स को भी तो ऑक्सीजन चाहिए सांस लेने के लिए, तो इन कोल्ड वाटर द सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इज हायर देन दैट ऑफ वार्म वाटर, इसलिए उसका सॉल्युबिलिटी ज़्यादा हो जाता है, तो एक्वेटिक एनिमल्स को सांस लेने में काफ़ी आसानी होती है। इसके आगे बढ़ने पर हमारा आता है हेनरी लॉ का एप्लीकेशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा हुआ है। सबसे पहला दिया हुआ है टू, इसका यूज़ किया जाता है टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर, द बॉटल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर। तो एक हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल, हम लोग अक्सर सॉफ्ट ड्रिंक्स देखते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स में अगर आप नोटिस करोगे तो जब ये सील पैक्ड होता है तब हमें इसे प्रेशर लगाकर दबाना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन जैसे ही हम लोग सील पैक खोल दिए और इसको कंज्यूम कर लिए उसके बाद हम दबाते हैं, काफ़ी सॉफ्ट रहता है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि ये सारे ड्रिंक्स जो है पैक किए जाते हैं हाई प्रेशर पे, ताकि हमारा जो CO2 है वो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर डिज़ोल्व हो सके। CO2 हमारा जो गैस है वो हमारा एस्केप कर जाएगा। इसके बाद जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है स्कूबा डाइवर्स पे। जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं वो जैसे ही पानी के नीचे जाते हैं उनके ऊपर जो है प्रेशर बढ़ता चला जाता है, जिसके वजह से जो वो सांस लेने के लिए एक गैसियस मिक्सचर लेकर जाते हैं वो उनके बॉडी में डिज़ोल्व होना शुरू हो जाता है।
नाइट्रोजन जिसका साइज ऑक्सीजन से बड़ा होता है, हमारा ब्लड कैपिलरी ऑक्सीजन के साइज के हिसाब से बना हुआ है, नाइट्रोजन का साइज बड़ा होता है तो वो जैसे ही अंदर जाता है हाई प्रेशर के कारण वो जगह जगह ब्लॉक कर देता है। तो जब वो स्कूबा डाइवर्स ऊपर आते हैं तो N2 जो है वो एस्केप आउट नहीं कर पाता है, तो N2 एस्केप आउट नहीं करता है तो कैपिलरीज को ब्लॉक कर देता है, जिसके वजह से मस्कुलर क्रैम्प आता है एंड दैट क्रिएट द कंडीशन कॉल्ड बेंड। तो जब भी हमारे प्रेशर हमारा पानी में वो जाएंगे तो प्रेशर लगेगा, जिसके वजह से उनके ऊपर सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगा। ये हमारा है डीकम्प्रेशन चेम्बर। अब स्कूबा डाइवर्स जब आते हैं नीचे से ऊपर तो उनको इसी चेम्बर में रखा जाता है, और जैसे ही इस चेम्बर में जाते हैं वो तो प्रेशर को धीरे धीरे कम किया जाता है, ताकि जो नाइट्रोजन हमारे ब्लड के अंदर गया है उसको बाहर निकलने के लिए स्लोली जो है प्रॉपर टाइम मिल जाए और वो हमारे ब्लड को ब्लॉक नहीं करे, रैप्चर नहीं करे। जैसे हमारे ये कुछ स्कूबा डाइवर्स हैं जो अंदर बैठे हैं। ये हमारा हो गया, जैसे हम लोग चलते चलते हमारे मस्कुलर क्रैम्प आता है, वो इसलिए होता है क्योंकि हम जब दौड़ते हैं तो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का कमी होता है। अब इस बेंड से बचने के लिए टू अवॉइड, ये क्वेश्चन आता है हाउ स्कूबा डाइवर्स अवॉइड बेंड, तो वो एक गैसेस मिक्सचर यूज करते हैं जिसमें 11% हीलियम, 56% नाइट्रोजन एंड 32% ऑक्सीजन होता है। तो ये मिक्सचर याद रखना ज़रूरी है, इस पर क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट हमारा हाई एल्टीट्यूड पर, अभी हम लोग पानी के नीचे गए, अब हम लोग ऊपर अगर जाते हैं हाई एल्टीट्यूड पर तो क्या होगा, हमारे बॉडी के ऊपर लगने वाला प्रेशर घट गया तो हमारे ब्लड में डिजॉल्व ऑक्सीजन घट गया और वो ऑक्सीजन क्या होगा, बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। तो वही लिखा है ऑक्सीजन इज लेस। तो ऑक्सीजन जब लेस हो जाता है इस कंडीशन को कहते हैं एनॉक्सिया, क्योंकि हम लोग फिर सोच नहीं पाते, हमारे ब्रेन तक उतना ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता। तो ये पैराग्राफ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके वजह से हम लोग वीक हो जाते हैं। इसके लिए जो माउंटेनियर्स हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन का अपने साथ केन ले जाते हैं और जब उनको ऐसा लगता है तो वो ऑक्सीजन केन से ऑक्सीजन ले लेते हैं और थोड़ी देर रिलैक्स होते हैं ताकि उनके बॉडी में ऑक्सीजन जहाँ ज़रूरत है वहाँ पहुँच जाए। तो ये पैराग्राफ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का जो है क्या इफेक्ट है, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड डिक्रीजेज विथ राइज इन टेम्परेचर, ये इसका काफ़ी है। आपको जो है इसका पूरा हाईलाइट्स किया हुआ जो PDF है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप बुक में अभी साथ साथ नोट डाउन करते जाओ और जो भी मैं बता रहा हूँ पॉइंट्स उसे नोट डाउन करते जाओ, आपका ये पूरा चैप्टर एक बार में कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा वेपर प्रेशर है। वेपर प्रेशर क्या होता है कि जब हमारा कोई लिक्विड होता है वो इवेपोरेट करता है, तो अगर क्लोज्ड कंटेनर में होगा तो जाहिर सी बात है गैस प्रेशर बनाएगा कंटेनर के वॉल पर। तो वही लिख रहा है जनरली लिक्विड सॉल्वेंट जो है वो वोलाटाइल होते हैं, वो उड़ते हैं। द सॉल्यूट मे और मे नॉट बी वोलाटाइल, सॉल्यूट हमारा वोलाटाइल हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। हम लोग आगे के थ्योरीज में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा जो है ये पार्ट इम्पॉर्टेंट हो गया। अब इसके बाद हमारा जो है रॉड्स ने जो है 1886 में जो बताया रिलेशनशिप, उसके बारे में पढ़ना है। तो उन्होंने क्या बताया कि फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलाटाइल लिक्विड्स के लिए उन्होंने क्या रिलेशन दिया था, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, हर एक कंपोनेंट का जो भी वोलाटाइल होगा उस कंपोनेंट का जो है वो जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो बी केयरफुल, ये रिलेशन याद रखना है। तो इस तरह हमारे यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट वो लग गया, वो प्योर जो है कंपोनेंट का वेपर प्रेशर हो गया। तो ये पूरा पार्ट इंपॉर्टेंट है। उसी तरह सेकंड कंपोनेंट के लिए हमारा P2 इज इक्वल टू P2 नॉट x2 हो जाएगा, ये पूरा पार्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आ गया डाल्टन्स का जो वेपर प्रेशर के लिए डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर यूज़ करके P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2 इसलिए क्योंकि हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन पे बात कर रहे हैं। तो P1 के लिए फार्मूला रख दिया, P2 के लिए फार्मूला रखकर और 1 माइनस x1 के जगह पे 1 माइनस x2 रखकर और सिंप्लीफाई कर दिया और ये रिलेशन डेराइव किया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से समझ लेना। ये हमारा जो ग्राफ है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। इसमें हमारा क्या क्या टर्म है, तो P1 यहाँ कम है, इसका मतलब ये वेपर प्रेशर कम है, पार्शियल वेपर प्रेशर, ये पार्शियल वेपर प्रेशर ज़्यादा है। और
ये हमारा जो लाइन दिखा रहा है ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। ये हमारा ग्राफ आइडियल सॉल्यूशन के लिए यूज़ होता है, तो इसको अच्छे से समझ लेना। यहाँ पर हमारा x1 जो है 1 है, x2 0 है, और ये पार्ट। फिर हमारा जो इम्पोर्टेंट पार्ट आ जाता है वो, ये भी इक्वेशंस काफ़ी इम्पोर्टेंट है बट सिमिलर है इसलिए मैंने हाईलाइट नहीं किया। अब एक केस आता है इसमें कि रॉड्स लॉ इज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ का स्पेशल केस कैसे है, तो देखो यहाँ पर जो है हमारा P बराबर KH इंटू एक्स, ये हमारा हेनरी लॉ आ गया। और हमारा जो है रॉड्स लॉ क्या था, P इज इक्वल टू पी नॉट इंटू एक्स था, तो KH और P नॉट का ही अंतर है। तो इसमें ये पैराग्राफ जो है आपको पूरा एक्सप्लेन कर दे रहा है। इट कैन बी सीन दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ द वोलेटाइल कंपोनेंट और गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। Only proportionality constant Kh differ from P naught A या P naught 1, thus the Rolle's law become a special case। तो इस तरह से हमारा ये स्पेशल केस बन गया। अब वेपर प्रेशर के बारे में यहाँ पर एक और लाइन कह रहा है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑफ द लिक्विड ओवर द लिक्विड फेज इज कॉल्ड वेपर प्रेशर का ये डेफिनेशन था। इसमें हमारा प्योर सॉल्वेंट है जो है ब्लू कंपोनेंट, वो प्योर सॉल्वेंट है, वो सरफेस पर केवल ब्लू है, लेकिन जैसे उसमें कुछ सॉल्यूट डाल दिया, सॉल्यूट मेरा नॉन वोलाटाइल है, तो सॉल्यूट डाले तो वो कुछ जगह को ऑक्यूपाई कर दिया, तो उड़ना बंद हो गया कुछ जगहों से, तो कुछ जगहों से जैसे ही कम हुआ तो ये प्रेशर मेरा घट गया। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमारा जो सॉल्यूशन होगा अगर उसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डाल दिए तो हमारा प्रेशर घट जाता है। तो इसमें ये जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, हाइलाइट्स हैं। द नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एस्केपिंग फ्रॉम द सरफेस टू द करस्पॉन्डिंग रिड्यूसेस, दस द वेपर प्रेशर ऑल्सो रिड्यूसेस। द डिक्रीज इन वेपर प्रेशर वगैरह के बारे में कह रहा है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, कह रहा है कि डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ वाटर बाई एडिंग 1 मोल ऑफ सुक्रोज। 1 मोल सुक्रोज का मतलब हो गया कि हमारा जो है 1 मोल जो हम लोग चीनी है वो डाल दिए 1 kg पानी में, तो वो नियरली जो है प्रोड्यूसेस सेम जो है वेपर प्रेशर में डिक्रीज प्रोड्यूस करता है जितना अगर 1 मोल यूरिया डाल दिए। 1 मोल शुगर डाले तो भी उतना ही वेपर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, और 1 मोल यूरिया डाले तो भी उतना ही वेपर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है। फॉर एनी सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। वो हम लोग पीछे जो पढ़े रॉड्स लॉ उसी पर है, ये भी हमारा रॉड्स लॉ के ऊपर ही बेस्ड है। अब आइडियल सॉल्यूशन हम लोग का आ गया, यानी कि रॉड्स लॉ पढ़ने के बाद हमारा जो नेक्स्ट टर्म आता है वो आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है। आइडियल सॉल्यूशन वो होगा जो रॉड्स लॉ को फॉलो करेगा, नॉन आइडियल वो होगा जो रॉड्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। जो आइडियल होगा उसमें डेल्टा मिक्स H इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग 0 होगा, वॉल्यूम चेंज इन मिक्सिंग 0 होगा, ना वॉल्यूम चेंज होगा ना हीट गेन होगा, लॉस होगा। तो फॉर परफेक्टली आइडियल सॉल्यूशन इज रेयर। परफेक्टली आइडियल सॉल्यूशन हमारा रेयर है, ये एक तरह से कह सकते हैं हाइपोथेटिकल टर्म है, पर कुछ ऐसे सॉल्यूशन हैं जो इसकी तरह बिहेव करते हैं। जैसे हमारा यहाँ दिया N-हेक्सेन और N-हेप्टेन का सॉल्यूशन आपस में वो परफेक्टली आइडियल सॉल्यूशन की तरह काम करते हैं। ब्रोमोइथेन या क्लोरोइथेन का जो मिक्सचर है वो करता है, बेंजीन और टॉलिन ये करता है, ये क्लोजेस्ट टू द आइडियल सॉल्यूशन है। इसके बाद हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में, जो रॉड्स लॉ फॉलो नहीं करेगा वो हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो गया। दो तरह का हो जाता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन, एक पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाला, एक नेगेटिव डेविएशन। तो उसके बारे में ये है, पॉजिटिव डेविएशन वो होगा जिसमें हमारे मॉलिक्यूल्स का इंट्रैक्शन कम हो जाएगा तो ज़्यादा इवेपोरेट करेगा, ज़्यादा इवेपोरेट करेगा तो वेपर प्रेशर ज़्यादा लगाएगा, एंड देन रॉड्स लॉ को वो फॉलो नहीं करेगा। और निगेटिव डेविएशन में वो हो गया जिसमें इंटर मॉलिकुलर इंट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो कम इवेपोरेट करेगा, तो उसमें हमारा जो है वेपर प्रेशर कम तैयार होगा। अब इसमें हमारा और क्या आता है, ये ग्राफ इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे हमारा वेपर प्रेशर ये देख रहे हो ब्लू वाला, ये पॉजिटिव डेविएशन यानी कि ज़्यादा है उसका ग्राफ है, ये हमारा सब ज़्यादा आएगा। वहीं अगर निगेटिव डेविएशन का देखें तो नीचे ग्राफ रहेगा, तो निगेटिव डेविएशन का नीचे हो गया, पॉजिटिव डेविएशन का ऊपर हो गया, और ग्रीन वाला जो दिख रहा है ये हमारा रॉड्स लॉ का हो गया, आइडियल सॉल्यूशन का। तो ये दोनों ग्राफ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
निगेटिव डेविएशन हमारा शो करने वाला, जैसे इन एग्जांपल ऑफ फिनॉल और एनिलीन है। फिर उसी तरह एक एग्जांपल हो गया क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, ये सारे नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। वहीं बात करें तो एक टर्म आता है एजियोट्रॉप, विच आर बाइनरी मिक्सचर हैविंग द सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज। ऐसे मिक्सचर जिनका लिक्विड और वेपर फेज में सेम परसेंटेज होता है, कंपोजिशन होता है, और जो एक फिक्स टेम्परेचर पे बॉयल करते हैं उसको एजियोट्रॉप कहते हैं। एजियोट्रॉप के साथ जो है हमारा एक मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप आता है, एक मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप आता है। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप उसको बोलते हैं जिसमें मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट लोअर वाले के हिसाब से डिसाइड होगा, और मैक्सिमम वाला होता है जो कंपोनेंट के हायर वाले बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से डिसाइड होगा। तो इस तरह हमारा जो है ये पूरा पैराग्राफ फिर इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जैसे इथेनॉल वाटर हमारा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप तैयार करता है। वहीं अगर हम लोग बात करें तो जैसे यहाँ पर दिया है एजियोट्रॉप, अगर नाइट्रिक एसिड है 68% नाइट्रिक एसिड एंड 32% वाटर बाय मास, तो ये हमारा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप तैयार करेगा। और जो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होगा वो निगेटिव डेविएशन शो करेगा, और जो हमारा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होगा वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। नेक्स्ट हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पर है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ उसको कहते हैं जो हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड नहीं करता। तो इस तरह ये पार्ट इंपॉर्टेंट हो गया। रिलेटिव लोअरिंग का ये जो फॉर्मूला है ये इंपॉर्टेंट हो गया। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये लाइन आपको याद रखना है, इस पर आपका सारा हो गया। फिर हमारे पास ये इक्वेशन 2.28 जो कि हमारा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए फॉर्मूला है, ये इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कैसे एलिवेट करता है, क्यों बढ़ जाता है, वो सब जानना है। तो इसके लिए ये जो है पार्ट, ये पूरा ग्राफ अच्छे से समझना है, जिसमें सॉल्वेंट से हमारा वेपर प्रेशर कम है तो सॉल्यूशन का तो ये नीचे है। तो ये हमारा TB नॉट है सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का, यहाँ TB है, और इनके बीच का जो डिफरेंस आया वो हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहलाया, TB माइनस TB नॉट, ये याद रखना है। फिर उसके बाद हमारा जो है, इसके बाद हमारा इक्वेशन 2.30 इम्पॉर्टेंट है, जो कह रहा है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इक्वल टू KB इंटू M होता है। M यहाँ मोलैलिटी हो गया, KB यहाँ हमारा इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट कहा जाता है, या फिर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। इस पर डायरेक्ट डेफिनेशन का क्वेश्चन आता है, इसका ऐसा यूनिट याद रखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका ये जो दो फार्मूला डिराइव किया गया है 2.32 और 2.33, ये हमारे न्यूमेरिकल्स में यूज होने वाले फार्मूले हैं, तो इसको अच्छे से याद रख लेना बहुत ज़रूरी है। इस पर कुछ एग्जांपल्स वगैरह दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारा आता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट भी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की तरह ही है, सिमिलर है, ग्राफ भी थोड़ा सा सिमिलर है। ये मेरा ट्रांजिशन स्टेट का ग्राफ है, ये हमारा ट्रांजिशन स्टेट सॉलिड से लिक्विड बदल रहा है, फ्रोजन से लिक्विड दिखा रहा है। तो ये मेरा हो गया TF फ्रीजिंग पॉइंट, ये सॉल्यूशन नीचे आकर यहाँ पर इसका ट्रांजिशन चेंज हो रहा है, तो ये हमारा हो गया फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का। तो इस तरह इसके लिए भी हमारा सेम आ गया डेल्टा TF, पर इसमें हमारा उल्टा होता है, इसमें TF नॉट माइनस TF होता है, इसको हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। इसके लिए भी सिमिलर फार्मूला 2.34 इक्वेशन जो है वो सिमिलर हो गया, और इसमें हमारा जो KF होता है वो उसको हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट कहते हैं, या फिर हमारा क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं। M हमारा मोलैलिटी हो गया, तो ये हमारा हो गया क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। इसका यूनिट इसका भी सेम KB की तरह होता है, KB और KF का सेम होता है ऐसा यूनिट। फार्मूला सिमिलर याद रखना है, सिमिलर है आपका TB के तरह जैसा बॉइलिंग पॉइंट में था, तो दोनों इक्वेशन सेम है। अब इसमें एक आ जाता है KF और KB का फॉर्मूला। तो KF के लिए R यहाँ गैस कांस्टेंट है, M1 हमारा मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है, TF हमारा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है, 1000 इंटू डेल्टा फ्यूज़न इंथैल्पी है। उसी तरह KB जब निकालेंगे तो दोनों का फॉर्मूला सेम है, R M1 TB हो गया, TF की जगह TB हो गया। तो ये दोनों इक्वेशन भी याद रखना बहुत ज़रूरी है न्यूमेरिकल्स के लिए।
इसके बाद हमारा जो आता है टर्म आता है ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर पे डिटेल में हमने जो है क्लास दिया हुआ है, आप उसे देख लोगे तो ज़्यादा बेटर है। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पार्ट इसका हो जाता है कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हमेशा जो है वो फ्लो करता है एक मेम्ब्रेन के थ्रू, तो उसको कहते हैं ऑस्मोसिस। मेम्ब्रेन यहाँ हो जाता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, SPM, जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को अलाउ करता है, सॉल्यूट को रोक देता है। तो ऐसा जो मॉलिक्यूल, ऐसा जो मेम्ब्रेन होता है उसको SPM कहते हैं। ये जो है ऑस्मोसिस तब तक होता है जब तक इक्विलिब्रियम अटेंड नहीं हो जाए। दिस प्रेशर दैट जस्ट स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड। अब हम क्या किए, यहाँ देखते हैं नीचे जो हमारा है, तो ये हमारा सॉल्वेंट है, ये हमारा सॉल्यूशन है, यहाँ SPM है। तो सॉल्वेंट इधर की तरफ फ्लो करेगा। अगर हम जो है कोई प्रेशर नहीं लगाएं, दोनों की तरफ बराबर प्रेशर रहे, तो इधर से इधर ये फ्लो करेगा। पर अगर हम कुछ प्रेशर लगा दिए तो ये फ्लो रुक जाएगा, और जो प्रेशर ये एक्स्ट्रा प्रेशर लगाते हैं उसी को कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो उसी का डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है कि the pressure that just stop the flow of solvent is called osmotic pressure of the solution। definition के लिए याद रखना जरूरी है। The important point to be kept in mind that solvent molecule always flow from lower concentration to higher concentration। फिर इसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर का ये फॉर्मूला हो गया। ऑस्मोटिक प्रेशर का इस बुक में सिंबल जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है। यहाँ पर हमारा पाई होता है सब जगह, ठीक है। तो वो अगर बुक में तो जनरली दिया हुआ है, PDF में गलती कर दिया है। तो पाई हमारा जो है, पाई इज इक्वल टू CRT, पाई बराबर N2/V। N2 हमारा हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, V हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर। तो इस तरह ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। इससे हमारा जो डिराइव किया गया ये फॉर्मूला 2.42, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना जरूरी है, जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर के फॉर्मूला से डिराइव किया गया है। इसका ये पूरा पार्ट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड हैज़ द एडवांटेज ओवर द मेथड ऑफ प्रेशर मेजरमेंट इज अराउंड द रूम टेम्परेचर, क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पर हम मेजर कर सकते हैं और ये काफ़ी जो है ज़्यादा होता है। मोलैरिटी पर बेस्ड है इंस्टीड ऑफ मोलैलिटी। एज कंपेयर टू अदर कॉलिगेटिव इट्स मैग्नीट्यूड इज हाई। तो ये पूरा पैराग्राफ एक क्वेश्चन के आंसर के लिए बहुत ज़रूरी है, जो है वाई ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रिफर्ड ओवर अदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो उसका आंसर यहाँ से हमारा मिल जाता है। टू सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट अ गिवन टेम्परेचर आर कॉल्ड आइसोटोनिक। अब हमारा जो है यहाँ पर आता है आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक टर्म, जिसको मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया हुआ है डिटेल में। वो जो है आप एक बार देख लेना, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हमारा ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें ये कह रहा है कि 0.9% मास बाय वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। हम लोग अपने अक्सर जो है किसी को हॉस्पिटल में जाने पर पानी चढ़ाने के लिए जो बोला जाता है, आप उसको ध्यान से देखोगे तो उसके ऊपर लिखा रहता है 0.91 W/V NaCl सॉल्यूशन, और उसमें डॉक्टर जो है वो अपना जो ज़रूरी मेडिसिन होता है वो चढ़ाकर और फिर ब्लड में दे देता है, वो डायरेक्टली नहीं इंजेक्ट करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो 0.91% का सॉल्यूशन है वो हमारे ब्लड के साथ आइसोटोनिक होता है, क्योंकि हमारे ब्लड में भी 0.91% W/V NaCl का कॉन्सेंट्रेशन होता है। जब ये कॉन्सेंट्रेशन 0.91% से ज़्यादा होता है तो वैसे सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं हाइपरटोनिक, और जब कम हो जाता है तो उसको कहते हैं हाइपोटोनिक। जब हम लोग अगर उसके किसी भी पेशेंट के बॉडी में 0.91% से ज़्यादा का अगर कॉन्सेंट्रेशन का NaCl डाल देंगे तो वो हाई कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, रेड ब्लड सेल्स के अंदर का वाटर वगैरह एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे कि हमारा जो है क्या होगा, वो श्रिंक कर जाएगा। तो इस तरह हाइपरटोनिक के केस में श्रिंकिंग ऑब्जर्व होता है, जबकि अगर हमारा 0.91% से
कम का कॉन्सेंट्रेशन का अगर हम उसके बॉडी में पानी चढ़ा दें तो क्या होगा, WBC जो है या RBC वो एब्जॉर्ब करके स्वेल कर जाएगा या ब्रस्ट कर जाएगा, तो उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं हाइपरटोनिक। तो यहाँ पर ये पार्ट इसका इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद एक टर्म है हमारा इंडेमा। इंडेमा को यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, ये इस पर भी क्वेश्चन आता है, व्हाट इज इंडेमा। तो जब हम लोग सॉल्टी फूड ज़्यादा खाते हैं तो हमारा बॉडी स्वेल कर जाता है। जब हमारा बॉडी स्वेल कर जाता है तो वो जो है सिचुएशन कहा जाता है इंडेमा। वाटर रिटेंशन हमारे बॉडी में बढ़ जाता है और हमारा बॉडी स्वेल कर जाता है। एक हमारा टर्म आता है रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस हमारे डे टू डे लाइफ का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हमारा ये कहता है कि अगर हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा जो है अगर प्रेशर अप्लाई कर दें तो हमारा हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट का फ्लो हो जाएगा। इसका यूज़ किया जाता है डिसैलिनेशन ऑफ सॉल्टी वाटर या सी वाटर को डिसैलिनेट करने में, यानी कि उससे प्योर वाटर निकालने में। वाटर प्यूरिफिकेशन का जो है ये एक प्रिंसिपल है। अक्सर वाटर प्यूरिफायर पे लिखा होता है RO वाटर, दैट इज़ यही है रिवर्स ऑस्मोसिस, इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए जो है प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर द रिवर्स ऑस्मोसिस इज़ क्वाइट हाई, बहुत हाई प्रेशर चाहिए होता है। हम लोग अक्सर जो है RO वाटर को, वाटर प्यूरिफायर को जो है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं तो उसके अंदर एक मोटर चलता है जो एक प्रेशर तैयार करता है। जब वो प्रेशर सफिशिएंट हाई होता है तब हमारा वाटर प्यूरिफाई होना शुरू हो जाता है। तो ये क्या करता है, वर्केबल पोरस मेम्ब्रेन के थ्रू जो है पास करता है, और वो पोरस जो SPM यहाँ पे काम करता है वो है सेलुलोज एसीटेट का। तो ये चीज़ यहाँ पर जानने वाली बात है। एक वीडियो देखते हैं हम लोग। यहाँ पर हमारा जो है ये वाटर सप्लाई हो गया। ये हमारा एक RO बल्ब है, इसे RO बल्ब कहते हैं, जो हमारा 3 बल्ब की तरह दिखता है वैसा बल्ब है। यहाँ से पानी यहाँ आ रहा है। ये पार्ट हमारा जो है ये पार्ट SPM है, ये पार्ट SPM है। तो हमारा जो इम्प्योर वाटर यहाँ जाएगा, हाई प्रेशर की वजह से पानी इसमें आएगा, इसमें से इसमें आएगा, और ये हमारा जो है आउटलेट हो गया। तो क्या हो रहा है, पानी यहाँ से यहाँ जा रहा है और इसमें पानी आना शुरू हो गया। तो ये हाई प्रेशर के वजह से यहाँ पर हमारा हाई कॉन्सेंट्रेशन हो गया, हाई कॉन्सेंट्रेशन, ये हमारा लो कॉन्सेंट्रेशन, और यहाँ पर हमारा जो SPM है ये काम कर रहा है। तो ये जो हाई प्रेशर तैयार कर रहा है वो RO का मोटर कर रहा है, और हमारा जो है हायर प्रेशर देन ऑस्मोटिक प्रेशर तैयार कर रहा है, जिससे हाई कॉन्सेंट्रेशन यानी इम्प्योर वाटर जो है वो प्योर में बदल जा रहा है। पानी अंदर जा रहा है, ये SPM है, SPM से पानी फिर बाहर की तरफ आने लगेगा। तो RO के बाद हमारा जो है एबनॉर्मल मोलर मास। इसमें जानना ये है कि हमारा जब कोई सॉल्यूशन में एसोसिएट या डिसोसिएट करता है तो वो एबनॉर्मल मोलर मास जो है देने लगता है, यानी हमारा कैलकुलेटेड मोलर मास और ऑब्जर्व मोलर मास में डिफरेंस आता है। उसके लिए हमारा जो है वॉन-टॉप फैक्टर एक आता है, वो जानना ज़रूरी है। 1880 में हमारा वॉन-टॉप ने एक फैक्टर दिया जिसका आई का फॉर्मूला ये याद रखना ज़रूरी है, और इस पर बेस्ड ये हमारा फॉर्मूला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी हमारा न्यूमेरिकल्स होगा। तो इस तरह हमारा जो है NCERT का जो है ये चैप्टर के हाइलाइट्स कंप्लीट हो गए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लो। बेटर वुड बी कि आप इसको, इस वीडियो को देखते हुए अपने बुक पे मार्क कर लो, वो ज़्यादा बेहतर हो। आज के क्लास में इतना ही।